नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। सूचना का अधिकार कानून जब बना और अमल में आया तो उम्मीद जगी थी कि अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाएगा और देश से भ्रष्टाचार की गंदगी साफ हो सकेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? कम से कम बिहार में तो ऐसा नहीं दिख रहा, बल्कि यहां आरटीआई का मतलब रेड अलर्ट होता जा रहा है। पिछले 4 सालों में 6 आरटीआई एक्टिविस्ट को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। साथ ही कईयों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। उन्हीं में से एक आरटीआई एक्टिविस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में भी रहेंगे। इसके अलावा आज हम झारखंड की भी करेंगे बात और यह जानने की करेंगे कोशिश कि क्या अब 14 सालों बाद झारखंड की बदलेगी किस्मत, आएंगे अच्छे दिन। इन दोनों ही मुद्दों पर आपका भी चाहिए हमें साथ। फोन लाइन ओपन है, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। और पहले बात आरटीआई की। क्या बिहार में आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून के इस्तेमाल का मतलब है जान को खतरे में डालना? 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या और 400 से ज्यादा पर दर्ज झूठे मुकदमे तो कम से कम यही गवाही देते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए साल 2005 में आरटीआई कानून लागू होते ही सूचना मांगने और इसे दबाए रखने वालों के बीच एक पाला खींच गया है और सूचना कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी शुरू हो गई हैं। कानून बनाने वालों को पता नहीं था कि इस कानून के बनाने के बाद खुद हम ही जेल जाएंगे। जो है ये सारी बातें होने लगी। जो केंद्रीय काराएं हैं जो दुर्दांत अपराधियों के लिए बनाए गए थे, सूचना का कानून आने के बाद वह केंद्रीय कारा जो है राजनेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उसमें जो है जाने लगे जो है करप्शन के मामले में। तो फिर ये साजिश करके सूचना मांगने वाले कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, झूठे मुकदमे। ये दर्द है चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट श्री प्रकाश राय का, जो खामियाजा भुगत रहे हैं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सैकड़ों भ्रष्टाचारियों की जान सांसद में डालने का। जब से सरकारी बाबुओं की काली कमाई को उजागर किया है, तब से जान पर खतरा मंडराने लगा है। कुछ ने झूठे मुकदमों में फंसा दिया तो कुछ ने प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके अपने इरादों पर अटल रहे श्री प्रकाश राय बताते हैं कि वो ऐसे अकेले नहीं हैं। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी जो है राज्य के अंदर घूम रहे हैं। रामविलास सिंह आरटीआई कार्यकर्ता का हत्यारा जो है आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल का हत्यारा आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। राम कुमार ठाकुर आरटीआई कार्यकर्ता का हत्यारा जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे 6 आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन सूचना मांगने वाले कार्यकर्ताओं पर मुकदमा होते ही पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या मामले में बिहार का देश में गुजरात के साथ दूसरा स्थान है। साल 2010 से 2013 के बीच 400 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हुए, जबकि 6 की हत्या कर दी गई। एक नजर डाल लेते हैं राज्य में जान गंवाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट की सूची पर। नाम शशिधर मिश्र, साल फरवरी 2010, स्थान बेगूसराय। रामविलास सिंह 8 दिसंबर 2011, लखीसराय। डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल 4 अप्रैल 2012, मुंगेर। प्रेमचंद जायसवाल मई 2012, मुंगेर। रामकुमार ठाकुर मार्च 2013, मुजफ्फरपुर। खुद मैं 29 दिनों तक जेल रहा सूचना मांगने के चलते। वही 16 लाइट का मामला है जिसमें जिलाधिकारी वित्तीय अनियमितता किए हैं। अब न्यायालय के आदेश से उन पर जो है घोटाले का मामला दर्ज होगा, सर्टिफिकेट केस होगा। उसी मामले में जो है हमको झूठा मुकदमा करके जेल भेज दिए। मैं 29 दिन जेल रहा जो है। हालांकि पुलिस महकमा अपने को ऐसी घटनाओं से अनजान बताता है और जानकारी मिलने पर कठोर कार्रवाई का भरोसा देता है। ये उनका पक्ष है, उनका कहना है। ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर वो आएँ, मिलें, अपना रिप्रेजेंटेशन दें तो इस मामले की जांच करा ली जाएगी और बिल्कुल न्याय हो ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। साल 2006 से 2010 के बीच आरटीआई कार्यकर्ता उत्पीड़न के 54 मामले राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सूचना कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर सरकारी तंत्र भी ठंडा रवैया अपनाता रहा है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई एक मजबूत हथियार बनकर उभरा है। अगर केंद्र सरकार विसल ब्लोअर एक्ट यानी शिकायतकर्ता सुरक्षा कानून को अमली जामा पहना देती है
तो सूचना कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आ जाएं। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, तो आरटीआई का मतलब बिहार में क्या हो गया, ये हमने दिखाने की कोशिश की। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और दे सकते हैं अपनी राय। फोन लाइन हमारे ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ होता है, वो आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, ये बताने के लिए खुद आरटीआई एक्टिविस्ट आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में श्री प्रकाश राय हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत श्री प्रकाश जी आपका। और साथ ही साथ मृत्युंजय सिंह जी हैं, जो बिहार पुलिसमेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका भी। सबसे पहले प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आप अपनी बात रखते हैं। आप पे कि जब ये कानून आया अमल में तो सबसे पहले लगा होगा कि भ्रष्टाचार की गंदगी अब साफ होगी। आपने कई आरटीआई भी किए, क्या कुछ मिला आपको? किस तरीके से ये आप पे सफल रहे या उल्टा लेनी की देनी पड़ गई, यानी आप पर मुकदमे भी दर्ज हुए, धमकियां भी मिली? आप खुद बताइए अपनी आप बीती, फिर हम मृत्युंजय जी के पास आएंगे। देखिए, यह कानून एक पारदर्शिता लाने वाला कानून है। ये कानून जो बना तो देश की जनता को जो है खुशी हुई जी। 125 करोड़ जनता को यह जानने का हक मिला, जो इससे पहले देश में संसद में, विधानसभा में बैठे माननीय जो है, जिनको जानने का हक था, वह पूरे देश की जनता को मिला। और उसमें ये बातें सामने आई कि देश की जनता जब जानेगी अपनी बातों को जो है, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो है, तंत्र हैं, इस देश की जनता के लिए है। और देश की जनता को अनभिज्ञ रखकर जो है, क्योंकि बतला देना चाहता हूँ, इससे पहले सेक्रेट एक्ट था इस देश में, गोपनीयता अधिनियम 1923 जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वही एक्ट 2005 तक काम कर रहा था। इसके लिए 2005 में जब आरटीआई लागू हुआ, आरटीआई जब अमल में आया, तो इसका नुकसान क्या हो गया? बल्कि ये तो बहुत अच्छे चीज के लिए आया कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेगी, हम और आप, कोई भी पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। जब आपने सवाल किया तो क्या हुआ? नहीं, पता नहीं था। ये पता नहीं था कि यह कानून जब बनेगा तो यह आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए घातक हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। कैसे घातक हो गया, कैसे जानलेवा हो गया? ये चूंकि ये ऐसा कानून है कि भ्रष्टाचारी के हाथों से उसके भ्रष्टाचार का प्रमाण लेना है जी। उसके लिए फिर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही काफी है, कोई साक्ष्य का जरूरत नहीं है। हम उदाहरण चाहेंगे आपसे, आप कुछ एक एग्जांपल बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए। आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आपका भरोसा उठ रहा है और इस तरीके की बात आप कर रहे हैं कि पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि कई मामले जो है मैं माननीय उच्च न्यायालय में लेकर गया हूँ जी। अभी सोलर लाइट का मामला जो पूरे बिहार में 2000 करोड़ का सोलर लाइट घोटाला हुआ है जी, और उसी मामले में बक्सर के जिलाधिकारी सूचना देने के बदले हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिए थे। बक्सर के जिलाधिकारी से आपने आरटीआई किया था, आपने उनसे सवाल किया था जी, तो उन्होंने क्या कहा? जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे उपलब्ध करा थे जी, उसमें वो फंसने वाले थे जी। वो वित्तीय अनियमितता किए थे, गलत ढंग से एक संवेदक को जो है लाभ पहुंचाए थे जी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन पर झूठा मुकदमा करके उनको फंसा दें, परेशान कर दें, वो जेल चले जाएंगे, फिर इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद खत्म हो जाएगा। मैं 29 दिनों तक जेल रहा। पुलिस अधीक्षक ने उस केस का पर्यवेक्षण किया और उस केस में पुलिस पर्यवेक्षण रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने लिखा कि श्री प्रकाश राय पर झूठा, बेबुनियाद, पुलिस ने ये बात लिखी, मनगढ़ंत मुकदमा किया गया है। रंगदारी मांगने का साक्ष्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी ने कार्यालय में आकर 25 रुपये रंगदारी मांगने का मुकदमा मुझ पर किया था, जबकि मैंने सोलर लाइट सहित मिलियन सेलर ट्यूबवेल योजना, कई योजनाओं का जो है इन्फॉर्मेशन का मांग उनसे किया था, और उसमें करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता की बातें थी, जिससे घबराकर उन्होंने प्लानिंग करके जो है मुझ पर झूठा मुकदमा करके जेल भेज दिए। मैं 29 दिनों के बाद जेल निकला। अब इसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी महोदय जेल जाने वाले हैं, उन पर मुकदमा होने वाला है। उसी तरह से दर्जनों मामले हैं। राज्य के अंदर जो है अरबों रुपये का टैक्स घोटाला हुआ है। राज्य के अंदर जो है 2500 करोड़ का चावल घोटाला हुआ है जी। प्रकाश बिल्कुल, और भी हम आपसे जानकारी लेंगे, हम और भी आपसे बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि कैसे धमकियां मिलती हैं, किस तरीके से जान पर बनाती है। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं डाल्टेनगंज से। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मेरा नाम हुआ आशीष रंजन। जी जी आशीष जी, बोलिए। मैं डाल्टेनगंज से बोल रहा हूँ जी। सर, रिगार्डिंग आरटीआई का जो आपने उनसे पूछ रहे थे जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए आरटीआई में क्या हुआ जी। एक्चुअली सर, इसमें मैं भी अपना पर्सनली अपना जो आरटीआई
जी एक विभाग में। जी देखिए क्या होता है, मैं आपके सबसे पहले आपने जो टॉपिक उठाया उसके लिए मैं वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ जी। शुक्रिया आशीष जी, आपका बोलिए जो चैनल के लिए जी। ये सर एक्चुअली ऐसा होता है कि जब अगर बेसिक हम लोग क्वेश्चन उठाए थे रिगार्डिंग कॉमर्शियल व्हीकल एक विभाग में जी, हम लोग सर उसमें पूछे कुछ सवाल। क्या होता है सर, उच्च पदाधिकारी जी दोनों पक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर जी और उन्हें बैठा के और कंप्रोमाइज करवाते हैं जी। ठीक है सर। मगर सर जब उसमें जब आरटीआई एक ऐसा इम्पोर्टेंट बेस है, इतना अच्छा चीज आया हुआ है कि जिससे प्रॉब्लम हो सकता है तो वो पूछ सकता है, वो पूछने के बाद उन्होंने टाल देता है और उन्होंने ऐसा एक्सक्यूजेस देते हैं कि रिगार्डिंग कि इतना पैसा खर्चा हो जाएगा तो जिससे वो उचित बेस जो होता है क्वेश्चन प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं आशीष जी, जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आरटीआई कार्यकर्ताओं को उल्टा प्रताड़ित किया जाता है, कई तरीके की चीजें की जाती हैं। कर्मचारी से ऊपर वाले अधिकारी लोग जो रहते हैं वो टोटली सर इस चीज को। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मृत्युंजय जी, आप से एक सवाल ये करना चाहेंगे कि ठीक है, जैसे इन्होंने अपनी बात रखी और एक दर्शक भी जुड़े और उन्होंने कहा कि जब आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी बात रखते हैं तो कई तरीके से उनको प्रताड़ित करने की बात आती है, धमकाने की बात आती है। बिहार में अगर पिछले 4-5 सालों की बात करें तो जो आंकड़े हमारे पास मिल रहे हैं, 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, कई पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्या ये मामला पुलिस के भी नज़र में आता है? पहला मैं सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि क्या पुलिस जानती है, पुलिस समझती है, पुलिस देखती है कि आरटीआई एक्टिविस्ट को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है या उनकी हत्या का मामला सामने आ रहा है? हत्या आरटीआई का हो या आम जनता का हो जी, या कोई घटना घटे, पुलिस सबको एक नज़र से देखती है। और जो आरटीआई की है, आरटीआई के सहारा खुद हमारा बिहार पुलिस शासन भी लिया है। कई ऐसी सूचनाएं होती है जो हम तक ले हमारे संगठन के पास नहीं पहुंच पाती है, सही नॉलेज नहीं होती है, तो उसका आरटीआई के सहारा लेके हम लोग बहुत सी जानकारियां हासिल किए हैं। पुलिसकर्मी की कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसे बहुत सारे बॉडीगार्ड है, गार्ड वगैरह है, कई सूचनाएं हम लोग लेते हैं और लेते रहे हैं। और जहां तक पुलिस की सवाल है तो भाई साहब खुद इन्होंने बताया कि बक्सर के जिलाधिकारी ने जब इन पर झूठे मुकदमे किए और वहां के एसपी, वहां की पुलिस ने उस घटना को झुठला दिया कि नहीं, इन पर आरोप बेबुनियाद है, असत्य हैं। तो पुलिस तो पारदर्शी होती है, कोई व्यक्ति हो केस करावे, पुलिस सत्य के साथ रहती है, सही सामने लाती है। और जहां तक घटनाएं किसी कहीं भी घटित होगी, पुलिस के पास जाती है, कोई अपराधी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। और ये इनका प्रमाण खुद हमारे बगल में भाई साहब ही ने खुद दिया कि पुलिस हमारे साथ थी और हमारे सत्य के साथ हमारे सही रास्ते। ठीक है मृत्युंजय जी, लेकिन 6 आरटीआई एक्टिविस्ट की अभी तक हत्या हो चुकी है बिहार में, अपराधी पकड़े गए नहीं पकड़े गए, एक सवाल इस पर भी आता है, वो हम आपसे पूछेंगे। उससे पहले सूरत से एक दर्शक हमारे साथ मदन जुड़ गए हैं। स्वागत है मदन जी, बोलिए आप क्या कहेंगे? तो उससे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। प्रकाश जी, जिस तरीके से एक और दर्शक है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर जी बोलिए। सर मैं सरयू राय को ही मुख्यमंत्री पद देखना चाहता हूं सर, झारखंड से। चलिए बिल्कुल, झारखंड की बात हम करेंगे, हम 6:30 बजे से झारखंड की बात करेंगे, उस वक्त आप हमारे साथ जुड़िएगा और अपनी पूरी बात रखिएगा। शुक्रिया अभी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रकाश जी, एक सवाल यहां पर उठ रहा है और यह भी बात, जैसा मृत्युंजय जी ने कहा कि पुलिस का सहयोग रहता है, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, आम इंसान हो, पुलिस का सहयोग रहता है। आपके केस में भी आपने खुद बताया कि एसपी साहब ने आपकी बात देखी और समझा और उसके बाद उसके कार्रवाई भी आगे की। आप क्या मानते हैं इस बात को कि पुलिस आपके साथ इसके पहले या दूसरी आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ हमेशा रहती है खड़ी? नहीं, मेरे साथ जो घटना घटी उसमें पुलिस अधीक्षक का जरूर रहा। अगर वैसे पुलिस पदाधिकारी हो, परेश सक्सेना जैसे पुलिस पदाधिकारी अगर हो तो कोई हम लोग को उसमें विरोध नहीं है। लेकिन वैसे सैकड़ों मेरे पास प्रमाण है कि हमारे आरटीआई कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए गए। ये झूठा मुकदमा किसने लगाया? पदाधिकारी, भ्रष्टाचारी। हाँ, और जब आप पुलिस में गए बोलने के लिए तो फिर पोल खुल रहा नहीं था, मिला। ये झूठे मुकदमे लाए। उसमें मेरा आरोप है कि पुलिस पदाधिकारियों से संबंधित थाना से मिलकर जो है ये झूठे मुकदमे किए गए और गिरफ्तारी करने तो में क्या मृत्युंजय जी ऐसा हो सकता है कि कोई विभाग के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो पुलिस वालों से मिल लें और उसके बाद इसको झूठा मुकदमा आरटीआई एक्टिविस्ट पर लगा दे जो आरोप लगा रहे हैं?
नहीं, प्रकाश जी? झूठे मुकदमे की बात नहीं है। पुलिस के पास जो आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज करती है, तो उसकी सत्यता की जांच करती है, उसमें एविडेंस गवाह वगैरह होते हैं और उस गवाह को न्यायालय में लेके जाती है। किसी से मिलने न मिलने की बात नहीं है, वो जो सत्य घटनाएं होगी, अगर कोई आरटीआई कार्यकर्ता की अगर संलिप्तता किसी घटना में है तो वो तो कोई ऐसा उदाहरण आपके पास है? जैसे मृत्युंजय जी जो चीज बोल रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह पर यह वाजिब है कि कानून के हिसाब से एफआईआर होता है, फिर न्यायालय में जाया जाता है, उसकी सत्यता की जांच भी की जाती है। कोई ऐसा उदाहरण आपके पास है प्रकाश जी इस वक्त? कमलेश्वरी मेहता, हाँ। लखीसराय के हमारे आरटीआई कार्यकर्ता, हाँ। जो एयरफोर्स से रिटायर होकर जो है अपने घर आए और वहाँ की स्थिति देखे तो वो आरटीआई का हथियार अपना उसका प्रयोग करना शुरू किए। उन पर झूठे मुकदमे हुए, 3 महीने तक गांव छोड़कर उनको बाहर रहना पड़ा जो है। फिर मैं पुलिस ने मदद नहीं की उनकी? बड़ी पुलिस अधिकारियों से एकदम बिल्कुल झूठा मुकदमा था उन पर किया गया था। रामचंद्र मंडल, आपके बद्रीनाथ दुबे, अभी हमारे आरटीआई कार्यकर्ता गुप्तेश्वर सिंह पर भोजपुर में शेड्यूल टाइप का उत्पीड़न का मामला जो है झूठा मामला किया गया है। उन्होंने आरटीआई में वो सारे इंफॉर्मेशन मांगे हैं, तो संबंधित व्यक्ति जो शेड्यूल टाइप के हैं इसका प्रयोग करते हैं। अगर महिला पदाधिकारी हैं तो महिला उत्पीड़न का मामला करते हैं। उसी तरह से जो सूचना हम मांगे हैं उस सूचना को लूट लेने का मुकदमा जो है, ऐसे ऐसे मुकदमे बनाए जाते हैं जो असंज्ञेय हो, जो गैर जमानती हो, जिसका जमानत न मिले जो है, और उसमें पुलिस पदाधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बड़े बड़े अपराधी जो है, आरोप लग रहा है मृत्युंजय जी आप पर सीधे तौर पर। नहीं, जहां तक सवाल है जो भाई साहब बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, आप बैठे हैं स्टूडियो में, आपके साथ गलत या सही है, जाके एसके पुरी थाना में पड़ता है आपका स्टूडियो, जाके घटना बोलिए कि हमारे साथ अमुक व्यक्ति ने घटना किया, तो पुलिस का कर्तव्य है घटना की जाके उसकी तहकीकात करे, प्राथमिकी दर्ज करे। तो घटना कोई भी गलत करता है तो उसकी जांच होती है। अगर जांच में घटना गलत पाया जाता है तो सेम सेक्शन में उस व्यक्ति पे 188 211 में मुकदमा चलता है और सत्य पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा। तो पुलिस की संलिप्तता नहीं है। अमुक व्यक्ति किसी पर आरोप लगा के केस करता है तो पुलिस का काम है जांच करना, उस पर कार्रवाई करना। पुलिस की संलिप्तता कहां? पुलिस इसमें है कहां? पुलिस तो कहीं है नहीं, वो तो उसी के लिए बनी है। क्या चाहते हैं प्रकाश जी आप? आपकी क्या मांग है? पुलिस से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? क्या है मेन मुद्दा आपका? वो भी आप बताने की राज्य के अंदर बड़े बड़े अपराधी जो है गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। हमारे आरटीआई कार्यकर्ता के हत्यारे जो है 4-4 बरस से बाहर घूम रहे हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनका कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। पर झूठा मुकदमा, वैसे 400 हमारे कार्यकर्ता हैं जिन पर झूठे मुकदमे किए गए। क्या ये आपने थाने में एफआईआर दर्ज कराया? किसी थाने में एफआईआर जी जी, नहीं, एफआईआर हमारा कौन लेने वाला है? मैंने बिहार के पुलिस महानिदेशक को इस संदर्भ में सूचित किया है, गृह सचिव को सूचित किया है, एक और जो है इसके लिए फोरम है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ मैंने सूचित किया है। मानवाधिकार आयोग में हमने ये सारे बातें जो है उत्पीड़न के शिकार आरटीआई कार्यकर्ता, ये तो बहुत बड़ा विषय है जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आरोप लगे, एफआईआर आप बताइए। आज आरटीआई से सूचना मांगे कि आज के डेट में कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, तो क्या पुलिस एक भी एफआईआर नहीं दर्ज की होगी? कोई घटनाएं घटी होगी, कोई पीड़ित व्यक्ति थाने गया होगा तो निश्चित ही उसकी सूचना दर्ज की हो गई, एफआईआर दर्ज की हो गई। कोई जाएगा तो निश्चित है, कई गो है, अगर नहीं जाते हैं आप तो आप मेल से, ईमेल से, हर जगह सूचनाएं पुलिस को देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है। आपको जाना, अगर नहीं पुलिस दर्ज करती है तो उसके ऊपर क्या पदाधिकारी हैं, उसके ऊपर पदाधिकारी एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी है, डीजीपी, आप लोग बैठे हुए हैं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, आपसे मैं कह रहा जी, एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो आप लोग मुहिम चला दीजिएगा कि पुलिस जो है थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये तो मामला प्रकाश जी, क्या आप जाके एसपी डीएसपी से मिले जो बात कर रहे हैं यहाँ पर मृत्युंजय जी? नहीं, हर मामले में जो भी मामले आते हैं हमारे पास जो है उसको लेकर हम मिलते हैं, लेकिन हर जगह नकारात्मक बातें जो है आती हैं पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से जो है। चलिए ठीक है, अब हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद कुछ बदलाव हो। मृत्युंजय जी से आप इस वक्त भी बात कर सकते हैं, कुछ सवाल है तो आप उनसे कर सकते हैं, बाद में भी आप उनसे जरूर जाकर मिल सकते हैं और मुझे लगता है कि आपकी परेशानी मृत्युंजय जी जरूर समझेंगे भी। कोई सवाल है अभी जो आप मृत्युंजय जी से करना चाहेंगे? प्रकाश जी, कुछ इस तरीके का सवाल पुलिस से रिलेटेड करना चाहेंगे आप? ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं उन पर जो है जी, वैसे पुलिस पदाधिकारी जो यहाँ रहने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो विदेश के रहने वाले हैं जी, वो हमारे भाई हैं जी, लेकिन हम खुद पीड़ित हैं, हम परेशान हैं। हमको इस तरह का जो मुझे जो टार्चर किया गया वो देखकर जो है हमको पूरे परिवार से 24 घंटे तक संवाद खत्म कर दिया गया, जबकि ये मेरे लाइफ का पहला मुझ पर मुकदमा था। जिलाधिकारी से रंगदारी मांगने का मामला जो है, लेकिन उस समय मैं पुलिस पदाधिकारियों का जो मैं रुख देखा जो है तो मैं हतप्रभ रह गया।
कि कम से कम पता तो करना चाहिए कि शिव प्रकाश राय का पहले का क्या आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, क्या अपराधी है। मृत्युंजय जी से ये सवाल हम लेंगे क्योंकि एक बड़ा सवाल है, बड़ा इल्जाम यहाँ पर प्रकाश जी लगा रहे हैं और जो लाजमी भी है इसका जवाब पाना भी। लेकिन उससे पहले सूरत से हमारे साथ मदन भगत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है मदन जी, क्या कहेंगे आप? बोलिए मदन भगत जी, हम सुन रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप। हाँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज, मैं लेट से टीवी चालू किया। हाँ, मैं लेट से टीवी चालू किया था, तो आपका ये जो ITI का मतलब मैं नहीं समझा, थोड़ा एक बार और बता दीजिएगा। जी हाँ चलिए, शुक्रिया मदन जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र है, बोलिए जितेंद्र जी। हाँ सर, हम पुलिस पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं, जी जब सूचना की मांग होती है जी तो झूठा मुकदमा में फंसा कर जब पुलिस वेरिफिकेशन करती है जी तो उसमें मेरे घर की चौहद्दी आसमान में बना दी जाती है। जी अब उस पर भी मैंने सूचना पूछा कि पूरे बिहार में कितना आसमान की चौहद्दी मेरा है, तो उस पर मुझे जेल भेज दिया जाता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मृत्युंजय जी। जितेंद्र जी का ये सवाल और उससे पहले प्रकाश जी ने भी एक बड़ा सवाल किया आपसे। जो इन्होंने बताया सूचना अधिकार पुलिस को काम नहीं है, वो अलग विंग विभाग खुला है, उससे उनका काम है मांगना, पुलिस का नहीं है। और जिस विभाग से संबंधित है वो विभाग से संबंधित लेके उस व्यक्ति को सूचना दिया जाता है। मैं राय जी से, भाई जी से कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी सूचनाएं मांगी है, लेकिन आज के डेट में देश के और बिहार की पुलिस की जो है रहन सहन, बहुत सारे भत्ते हैं और पुलिस की क्या स्थिति है, मतलब कि किस स्थिति में, उस पर भी सूचना का अधिकार मांग के कृपया एक बार मांगे और हमारा सहयोग करें कि बिहार में कितने थाने हैं, थाने में कितने पुलिसकर्मी की रहने की व्यवस्था है, कितने बाथरूम है वगैरह वगैरह। इस ठंड में पुलिस डेट कैसे ड्यूटी करती है, कितने गाड़ी है, क्या संसाधन है। और कभी छपरा में अपराधी ने थानेदार को गोली मारा, संजय तिवारी को गोली मार दी। बिल्कुल, इन सारी चीजों का मानते हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, बिल्कुल संक्षेप में आपकी भी प्रकाश जी, अंतिम प्रतिक्रिया। जी नहीं, मृत्युंजय जी सही बात कह रहे हैं। संसाधन का अभाव है, लेकिन संसाधन के अभाव में रहते हुए भी जो है वो सारी बातों की निर्छीर समीक्षा होनी चाहिए। गिरफ्तारी से पहले पर्यवेक्षण एक क्या आप इस मंच से ये इस बात की पुष्टि इस मंच से आप ये वादा करेंगे कि अपने तरफ से जितना कोशिश हो सकेगी आप प्रकाश राय जी की आप मदद करेंगे? प्रकाश राय जी, आप मिलेंगे मृत्युंजय जी से इसके बाद भी? निश्चित भी, अगर ये हमसे मिलते हैं तो हम इनको कोऑपरेट करने के तैयार है। हमें इनसे मिलकर खुशी हुई। कई पुलिस की सूचनाएं इनके माध्यम से हमारे पास नहीं होती है, विभाग से हम लोग भी जाके नॉलेज देते नहीं होती है, इनके माध्यम से मिलेगा। चलिए, हम भी कुछ ऐसे उम्मीद करेंगे कि प्रकाश जी को हक मिल सके। मृत्युंजय जी और पुलिस पर जो सवाल आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठाए हैं उसका भी जवाब उन्हें मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका भी, और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज पुरवैया मुहिम को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हाफ में हमने बिहार में कैसे आरटीआई का मतलब रेड अलर्ट होता जा रहा है ये दिखाया। अब बात झारखंड की करेंगे। पहली बार झारखंड को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, तो क्या सही मायनों में झारखंड के बहुरेंगे रंग, बदलेगी किस्मत? इन्हीं सवालों का तलाशेंगे जवाब और जानेंगे आपकी भी राय। फोन लाइन ओपन है और नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए झारखंड के 14 सालों के सफर और लोगों की उम्मीदें, इसी पर खास रिपोर्ट। मैं झारखंड, 14 साल बीत गए मुझे जन्म लिए। जन्म लेते समय मैं काफी धनवान और समृद्ध था, लेकिन बीतते वक्त के साथ लोगों ने मुझे चारागाह बना दिया। जिसे जहां मौका मिला मुझे लूटा और अपनी झोली भरने में लगा रहा। आज तक मुझे कोई स्थिर सरकार नहीं मिली। जब भी देखो पाला और सरकार बदल जाती है। 14 सालों में मैं जहां से चला था आज वहीं खड़ा हूं। मैं झारखंड आज आपको अपनी दास्तान सुना रहा हूं। मैंने पिछले 14 सालों में 9 सीएम देख लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला
जो रुक सके, ठहर सके। लोगों ने ठहराने का काम किया तो मुझे ही ठहरा दिया। विकास थम गया, आदिवासियों की बात थम गई। आज मेरे पास ना तो पूरे 24 घंटे बिजली है, ना ही अच्छी सड़क, लेकिन लोगों के वादे अब भी मेरे साथ हैं। वो वादे जो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब मेरी उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी हैं। एक नया सवेरा होते दिखाई देने लग रहा है 14 सालों का ये वनवास अब खत्म होने ही वाला है। मेरे घर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है, मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। चौदह सालों के बाद अब मैंने भी अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। अब ये नई करवट नया सवेरा दिखाएगी। हमारी जनता ने भी हमारी बात सुन ली। इस बार उसने खंडित जनादेश नहीं दिया। सारे पूर्व सीएम मैदान में चित्त पड़े मैं देख रहा हूं। अब जनता भी नया सवेरा चाहती है। मैं झारखंड बोल रहा हूं। मैं आपसे फिर बात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जी हाँ, तो नई सरकार, नई उम्मीद, पहली बार पूर्ण बहुमत मिला है झारखंड में। और अब देखना यह है कि क्या अच्छे दिन आएंगे। जो वादे किए गए हैं क्या वो वादे पूरे होंगे? इन्हीं जवाबों का हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं झारखंड से। विनोद पांडे जी हैं जेएमएम से, बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। और हमने बीजेपी से भी वहां बुलाया है, लेकिन अभी तक फिलहाल नजर नहीं आ रहे। उम्मीद है कि शायद वो आ भी जाए। पहला सवाल विनोद पांडे जी आपसे ही हम करेंगे। हालांकि हमने बीजेपी के कैंडिडेट को भी बुलाया था, बीजेपी के नेता को भी बुलाया था, प्रदीप सिन्हा जी आने वाले थे, लेकिन फिलहाल अभी तक वो वहां पर नजर नहीं आ रहे। आप बताइए कि अच्छे दिन इन 14 सालों के बाद झारखंड को मिलेंगे? वादा तो किया गया, वादा करने के बाद यह कहा गया था कि भाई इस बार पहली बार एक अच्छी सरकार, एक अच्छे दिन वाली सरकार, विकास वाली सरकार मिलेगी। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को लेकर के ये विधानसभा का चुनाव लड़ा, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आए और बड़े बड़े वादे किए गए। पूर्ण बहुमत और संपूर्ण विकास की बात हुई। और जो अलायंस पार्टनर हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के आजसू के लोग हैं, एलजेपी के लोग हैं और अन्य दलों के लोग जो उनके साथ में मिल कर के इस राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी वादे किए हैं और जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया है। तो हमारी शुभकामना है कि वो उन वादों को पूरा करें और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करें। बिल्कुल विनोद जी, सही कहा आपने। फिलहाल वहां पर बीजेपी के कोई नेता नहीं है ना, तो वो सवाल उनसे भी हम करते हैं, उनसे भी ये जानते हैं कि जो चीज़ आपने कही है, जो बात आपने कही है, क्या उस पर कितने खरे उतरेंगे। लेकिन चलिए हम आपसे ही ये जानते हैं, आपने शुभकामनाएं दी हैं बीजेपी को, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। पहली बार झारखंड में इतिहास रचा है, पहली बार झारखंड को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। एक बाशिंदे के नाते, एक स्थानीय होने के नाते विनोद पांडे जी, कितनी उम्मीद है आपकी? जो पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, अब तो शायद कोई बहाना किसी के पास नहीं होगा, इत्तेफाक से केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार। नहीं, देखिए, जनता ने तो उम्मीद किया है और भारतीय जनता पार्टी आजसू और जो अलायंस पार्टनर हैं उनके ऊपर विश्वास जताया है।
तो हमको लगता है कि अब उनको वादा पूरा करना चाहिए। कितना वो पूरा कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो अभी नेता का चयन भी नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी असमंजस की स्थिति है। हम समझते हैं कि जब नेता के चयन में इतना समय लग रहा है, इतना विलम्ब हो रहा है, तो आने वाले दिन में जिस विश्वास के साथ इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर को राज्य में बहुमत दिया है, तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और जो जनता का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का काम करना चाहिए इन लोगों को। चलिए, वो सवाल तो हम बीजेपी से करते हैं। बहरहाल ये भी जानना चाहेंगे विनोद जी आपसे कि क्या चूक हो गई, क्या ऐसा हो गया जेएमएम की तरफ से, क्योंकि जेएमएम ने भी तो कहा था कि भाई हमने जो 14 महीने में काम किए हैं वो शानदार काम किए हैं, उसका साथ हमें जनता जरूर देगी, दे नहीं पाई। कई बड़े बड़े दिग्गज भी मैदान में उतरे, वो भी वहां पर फ्लॉप हो गए। क्या मानते हैं आपके, कुछ ऐसी चूक हो गई थी जो जनता नाराज रह गई आपसे, या आप ये मानते हैं कि आपने पिछली बार 18 लिया था तो इस बार 19 लिया, वो आपके लिए एक और उपलब्धि है, सीट बढ़ गई? नहीं, ये उपलब्धि है। और देखिए, जनता ने हमको अपना पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। हम जिन वादों को लेकर के, जिन काम को लेकर के हम उनके बीच गए थे कि 14 महीने के जो कार्यकाल हमारे रहे हैं और उस दरमियान हमने जो उपलब्धियां हासिल की है, जनता की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने का हमने काम किया है। और जनता से हमने कहा कि 14 महीने का जो समय आपने दिया, हमने जो काम किए, अगर आप हमको 5 साल का समय देते हैं तो निश्चित रूप से इस राज्य की जो दशा और दिशा हम बदलने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी जनता का हमको पूरा सहयोग मिला, पूरा समर्थन मिला, भरपूर प्यार मिला है। और हम 18 सीट पे थे, आज 19 सीट पे हैं, लेकिन हम बहुमत के करीब नहीं आ पाए। हमारे बहुत से साथी बहुत कम अंतराल से कोई 200, कोई 300, कोई 40, कोई 50 वोट से इस तरह से हमारे साथियों की हार हुई है। तो हम उन जो वो मामले हैं जिसके चलते हमारी हार हुई या जहां जनता ने हमको अपना पूरा सहयोग नहीं दिया, उन सारे चीज़ों की हम समीक्षा करेंगे। लेकिन फिलहाल जनता ने जो हमको अपना सहयोग, प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए हम जनता के आभारी हैं। और जनता ने हमको आज जो अपना जनादेश दिया है, उस जनादेश के अनुकूल हम इस राज्य में एक्ट करेंगे, विधानसभा के अंदर एक्ट करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा झारखंड के आम आवाम को कि जो भी चीज़ें हम लोग लेकर के चले थे, जिन बातों को, जिन वादों को आपके साथ हमने शेयर किया था, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और भरपूर प्रयास हमारा रहेगा कि हम आपके वादों को हम पूरा कर पाएँ, आपकी अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएँ। बिल्कुल विनोद जी, सही कहा आपने। विनोद जी, एक मजबूत विपक्ष के नाते 19 सीटों के साथ आप विपक्ष में रहेंगे, जेएमएम विपक्ष में रहेगी, आपके साथ जेवीएम और कांग्रेस का गठजोड़ भी रहेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि एक मजबूत विपक्ष के नाते इस झारखंड की जो उम्मीदें हैं, झारखंड वासियों की जो उम्मीदें हैं, झारखंड का विकास हो, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या इस बार यह सवाल आपका रहेगा कि अब आपके पास बहाना नहीं है, राज्य में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, इस बार आप झारखंड को विकास के राह पर ले जाएंगे? देखिए, बहाने की कोई बात नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस राज्य के लोगों के प्रति जो प्यार है, इस राज्य के प्रति जो दर्द है, जब हमने अलग राज्य की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अलग राज्य बना, अलग राज्य को सजाने संवारने की जब बारी आई, तो विभिन्न दल इस राज्य में शासन सत्ता में रहे। भारतीय जनता पार्टी 9-10 साल तक इस राज्य में शासन में रही। लेकिन हमको जो समय मिला, हमने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हमको जो समय आपने दिया है, इस राज्य की जनता ने दिया है, हम आपके विश्वास पर खरा उतरे हैं और आप हमको समय दे। जनता ने हमको भरपूर अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया है। ठीक है विनोद जी, बिल्कुल 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 विनोद जी, हमको भी उम्मीद है, हमें भी बस उम्मीद है और हम भी दुआ यही करते हैं कि झारखंड का विकास हो, झारखंड के अच्छे दिन आए। विनोद जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी नेता से भी बातचीत करें। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फोन लाइन ओपन है और बता सकते हैं कि क्या सही में झारखंड के अच्छे दिन आएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड में 14 साल बाद अच्छे दिन आएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए रांची में इस वक्त हमारे साथ अब दो खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद पांडे जी हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सिन्हा भी वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, बीजेपी को बुलाया गया था, अभी तक बीजेपी आई नहीं है, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। चलिए हम आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं, जिस उम्मीद के साथ झारखंड वासियों ने ये जनादेश दिया है, बीजेपी को सत्ता में लाया है, पूर्ण बहुमत दिया है, जो सबसे एक अच्छी बात तो यही है कि पूर्ण बहुमत आखिरकार झारखंड को मिला है, एक अच्छी उम्मीद जगी है। तो क्या इन उम्मीदों पर बीजेपी पूरे तरीके से साकार होगी, लोगों की उम्मीद को, लोगों के सपने को साकार कर पाएगी? आशुतोष जी सैयद, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो पूर्ण बहुमत जो जनता ने दिया है, जिस तरह से बीजेपी को मिला है 37 और उनके जो सहयोगी जो आजसू हैं उनको 5 सीटें मिली है, 42 का जो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा था जिस तरह से जनता ने दिया है, कहीं ना कहीं उस जो उम्मीद जनता ने लगाई थी, जिस तरह से यहाँ पिछले 14 वर्षों में जो भी सरकारें रही, ज़्यादातर तो बीजेपी की सरकार रही, जो भी काम हुए लगभग जनता उसमें छली ही गई है, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो यहाँ जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम हुए हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सारे जगहों पे कहीं ना कहीं जनता जो है पिछले 14 सालों में ठगी ही गई है। तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर इस बार खड़ा उतरना बहुमत की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो आशुतोष हमने अब तक देखा है, आशुतोष हमने अब तक देखा है इन 14 सालों में लगभग 8.5 साल बीजेपी रही थी सत्ता में, लेकिन जब यह सवाल किया जाता था, चाहे हम करें, चाहे राजनीतिक विश्लेषक करें या विपक्षी पार्टी करे, तो एक ही जवाब मिलता था कि हम भले ही रहे हैं 14 में से 9 साल, लेकिन हमने कोशिशें काफी की, केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, केंद्र सरकार पर यह ठिकरा फोड़ा गया। लेकिन आशुतोष, इस बार तो कोई बहाना नहीं है, इस बार केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, इस बार उनके पास बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या उम्मीद करें झारखंड वासी? चलिए आशुतोष, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीपी सिंह साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीपी सिंह साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है बीजेपी ने झारखंड में, पहली सरकार पूर्ण बहुमत की मिली है झारखंड को। मेरा सवाल आपसे अब कि क्या झारखंड वासियों के 14 सालों का जो सपना है, जो अच्छे दिन का सपना है, जो विकास का सपना है, नंबर 1 स्टेट बनाने का वादा भी आप लोगों ने किया है, बीजेपी ने किया है, क्या ये सारे सपने, ये वादे इस बार पूरे होंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जनता ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों को जी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है जी, तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरा होंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ही पूरा होगी और बहुमत की सरकार ही पूरा करेगी। इसलिए इसमें किंतु और परंतु नहीं है जी। 14 साल में जो एक ठहराव सा आ गया था जी, अब उसमें गति आएगी जी। सीपी सिंह साहब, आप जो बात बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हमें भी उम्मीदें हैं, इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि आप वन ऑफ द कैंडिडेट भी हैं सीएम पोस्ट के, हो सकता है कि कल आप मुख्यमंत्री भी बन जाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, पिछली बार 14 साल में अगर 9 साल बीजेपी थी तो कहीं ना कहीं आप ये कहते थे, बीजेपी ये कहती थी कि केंद्र का साथ नहीं मिला, इस बार तो दोनों जगह का साथ। सीपी सिंह साहब, नहीं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, ये बात सही है कि केंद्र का भी साथ नहीं मिला जी, और दूसरी राजनीतिक अस्थिरता थी, गठबंधन की सरकारें थी जी, कई बार सरकारों का गिरना, राष्ट्रपति शासन का लगना, आना जाना लगा रहा जी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन 5 साल स्थिर सरकार रहेगी, एक पार्टी की सरकार रहेगी, बहुमत की सरकार रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से विकास की गति तेज होगी। मैं नहीं कहता कि 5 साल में बिल्कुल झारखंड को स्वर्ग बना दिया जाएगा, कोई बना भी नहीं सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि जो 14 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में उससे ज्यादा काम होंगे जी, और यह प्रक्रिया निरंतर विकास की चलती रहेगी, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कोई एक दिन में नहीं होता, 5 साल में नहीं होता, 50 साल में नहीं होता जी, ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। सीपी सिंह साहब, इस वक्त रांची में हमारे साथ जेएमएम के नेता विनोद पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विनोद पांडे जी, सीपी सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हो सकता है कल मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, वो उन 3 नामों में शामिल है। कोई सवाल आपका? वो कह रहे हैं, आश्वस्त हैं वो बिल्कुल कि झारखंड की जनता को उनका वादा पूरा होगा। नहीं, मेरे तरफ से
मेरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास करके रांची के जो विधायक हैं माननीय सीपी सिंह जी, उनको ढेर सारी बधाई। और हम ये भी शुभकामना देते हैं कि जो कल चुनाव होना है नेता का, अगर इनका नाम है तो हम दुआ भी करेंगे कि इनका नाम आगे रहे, ये राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 9 सालों तक, 9 से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के लोगों ने यहाँ सरकार बनाने का मौका दिया, और उन 9-10 सालों में जो काम होने थे इस राज्य में, विकास के जो काम होने थे वो बिल्कुल नहीं हो पाया। और आपने देखा होगा कि 14 महीने जो हमको मिले, हम उस दरमियान हमने राज्य में विकास की जो गति थी उसको कितना तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। 14 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आपने 9 सालों में नहीं किया, और अब कैसे कीजिएगा इस बार? 9 सालों में क्या कारण थे कि 9-10 सालों में आपने इस राज्य में विकास के काम नहीं कर? विनोद पांडे साहब का ये सवाल है। सीपी सिंह साहब, मैं सुन रहा हूँ, विनोद जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ये तो सत्ता में नहीं थे, भला ही सत्ता का स्वाद इन्होंने चखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बताएं कि 14 सालों में इन्होंने विकास की गति बढ़ा दिया। विकास की गति ये बढ़ाया कि बालू जो पहले 1400 में मिलता था वो 4200 में मिलने लगा। विकास की गति इसी को कहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इन्होंने 7 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लिया था, उसमें से एक बिंदु को भी इन्होंने नहीं पूरा किया। यही इनकी गति है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके पहले विश्वगुरु शिबू सोरेन जी भी थे मुख्यमंत्री, क्या किया उन्होंने सिर्फ यही कहते रह गए कि चलिए जवाब ले लेते हैं सीपी सिंह साहब। विनोद पांडे जी, क्या किया आपकी पार्टी ने, क्या किया दिशोम गुरु ने? कि नगर विकास मंत्री के रूप में हमारे हेमंत सोरेन जी समय थे अर्जुन मुंडा जी के सरकार में, जब मैं कहता था कि भाई रांची जैसे शहर में राजधानी है, यहाँ एक टाउन हॉल होना चाहिए, उस पर वो कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कहा बड़ा तालाब का सुंदरीकरण होना चाहिए। चलिए सीपी सिंह साहब, ये जवाब हम ले लेते हैं, पहले विनोद पांडे जी से। आप बने रहिए हमारे साथ। ये काम 9 सालों 10 सालों में भी झारखंड को लूट खंड में बदल दिया, ये इनकी प्रगति है। चलिए, झारखंड को लूट खंड में बदल दिया, ये आपकी प्रगति है, ये आपका डेवलपमेंट है। विनोद पांडे जी, सालों में झारखंड को मैं माननीय विधायक जी से कारण है कि दुमका, मैं माननीय विधायक जी के जवाब देने दीजिए। आशुतोष आएंगे आपके पास। बरहेट जाना पड़ा, बरहेट से ये चुनाव जीत गए, इनकी किस्मत थी, नहीं तो पता चलता है कि ये सारे मुख्यमंत्रियों में इनका भी नाम आ गया। जी विनोद पांडे, मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय विधायक जी जो रांची के हमारे विधायक हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनको 10 साल तक का जो समय मिला, क्यों नहीं ये टाउन हॉल की बात किए, क्यों नहीं ये जो झील है उसकी सुंदरीकरण की बात किए। हम लोगों ने यहाँ पर इस रांची शहर में और रांची शहर के इर्द गिर्द 300 करोड़ रुपये यहाँ के सुंदरीकरण के लिए दिए, जो चौक चौराहे हैं उसके सुंदरीकरण के लिए दिए, जो चलिए पुरानी बातें हम छोड़ देंगे। विनोद पांडे जी, पुरानी बातें छोड़ दें, आगे क्या होगा उस पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। पुराना क्या हुआ, अगर आप इतिहास में जाइएगा तो कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं निराश करने वाले हैं। आशुतोष, एक अंतिम में जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे, जहां तक बालू की बात कर रहे थे माननीय विधायक जी सैयद, मैं सीपी साहब से ये पूछना चाह रहा था कि आखिर 14 साल की बात जो कर रहे हैं, 14 साल में सबसे ज्यादा सरकार इनकी रही, ये बातें नरेंद्र मोदी ने भी माना है। तो आखिर ये 14 वर्षों में 10 साल अगर शासन का इस राज्य का विकास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचा रहे हैं, ये भी दोषी हैं। और भी जितनी भी सरकारें रही, जोड़ तोड़ की सरकारें। लेकिन चलिए सीपी सिंह साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। रोड मैप तो बनता, कैसे मैं बचा रहा हूँ। सीपी सिंह साहब, चलिए एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। आपको अवसर मिलेगा और हमारी शुभकामना है कि आप इस राज्य के, ठीक है, समय की कमी है। सीपी सिंह साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया। झारखंड की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि भावी मुख्यमंत्री से ये जानना चाहती है कि क्या इस बार अच्छे दिन आएंगे, नंबर 1 स्टेट बनेगा देश का झारखंड? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, ये शब्द को आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। मैं भावी में कोई विश्वास नहीं करता, मैं वर्तमान में विश्वास करता हूँ जी। लेकिन
ठीक है सीपी सिंह साहब, लेकिन हो सकता है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जब होगा तो देखेंगे क्या होगा जी। उस समय हमारी बात भाषा दूसरी रहेगी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी दृढ़ता के साथ एक कुशल नेतृत्व मजबूत सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, विकास को गति दे रहे हैं, उसी प्रकार झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की गति बढ़ेगी, जो निश्चित रूप से आज पूरे कई राज्यों में हिमाचल प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर के गोवा से लेकर कई राज्यों में आज सरकारें चल रही है, उससे भी बेहतर सरकार यहाँ पर हम लोग देने का काम करेंगे। चलिए ठीक है सीपी सिंह साहब, हम भी यही उम्मीद करेंगे, झारखंड की जनता भी यही उम्मीद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सीपी सिंह साहब आपका। आशुतोष, एक अंतिम प्रतिक्रिया, एक ओवरऑल प्रतिक्रिया आपकी बिल्कुल संक्षेप में। जी सैयद, जिस तरह से जनता की उम्मीदें काफ़ी हैं, अब ये देखना तो वाली बात होगी कि आखिर जो जनता की जो उम्मीदें हैं, चाहे झारखंड को जो है रोड मैप की बात करें, विजन जो है एक देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो जनता जैसे जो उम्मीदें लगा रखी है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, डेवलप नहीं हो। विनोद जी, उम्मीद है कुछ होगा, बदलेगी, झारखंड के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल संक्षेप में 15 सेकंड। जी देखिए, जिस तरह से जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलायंस को, हम समझते हैं कि उनको उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए, और अगर खरा नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनके अच्छे काम होंगे इस राज्य के जनता, चलिए खरा नहीं उतरेंगे तो आप वहां पर खड़े हैं और विपक्ष अपनी भूमिका निभाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका भी, आशुतोष आपका भी, सीपी सिंह साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर हमारी भी कुछ ऐसी उम्मीद है कि झारखंड 14 साल बाद झारखंड को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, और यह सरकार झारखंड वासियों के सपना जरूर साकार करे, उनकी नई उम्मीद और नए जो सपने हैं वो साकार हो जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।